चलो नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो अभी अगले चैप्टर में काम लगेगा, AC में काम लगेगा। अगर EMI क्लियर होगा तो AC समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सारे चैप्टर्स बेसिकली एक दूसरे से रिलेटेड रहेंगे यहाँ से, ठीक। कुछ चीज़ें यहाँ पिछले से रिलेटेड है। इसमें वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने सुना नहीं होगा, बिना सुने इसमें बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होगी। पहली बात तो चैप्टर का नाम में 3 चीज़ है, एक है इलेक्ट्रो, एक है मैग्नेटिक, एक है इंडक्शन। तो इलेक्ट्रो आपके चैप्टर का फर्स्ट पार्ट उठाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, मतलब यहाँ पे करंट चार्ज से डीलिंग करेंगे आप। मैग्नेटिक का मतलब आप यहाँ मैग्नेट साउथ नॉर्थ पोल से डील करेंगे आप। इंडक्शन एक इंग्लिश वर्ड है, जनरल वर्ड है इंग्लिश। इंडक्शन का मतलब होता है मोटिवेट कर देना, इंड्यूस कर देना। कोई नहीं पढ़ रहा है तो उसको लोग मोटिवेट कर दो, उसको इंड्यूस कर दो कि वो काम कर ले। हनुमान जी को नहीं पता था कि वो लंका तक उड़ सकते हैं, तो जामन जी ने उनको इंड्यूस किया था, मोटिवेट किया था। अब इंड्यूस और मोटिवेट ऐसा नहीं है कि छू के ही किया जाता है। इंड्यूस और मोटिवेट आप बोलिए, बिना छुए उसके अंदर वो चीज़ें, एक एनर्जी उसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी। दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। आप समझिए पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट से रिलेटेड आप कुछ करेंगे और उसके एज अ रिजल्ट आपको कुछ ना कुछ इंड्यूस होगा। अब आप इस चैप्टर में एक ध्यान रखिए, आप इस चैप्टर में कहीं भी सेल नहीं यूज करेंगे और इस चैप्टर में कहीं आप बैटरी यूज नहीं करेंगे। बिना सेल और बिना बैटरी के आप करंट बनाएंगे और उस करंट को पूरी सर्किट में आप दौड़ाएंगे। अभी तक जितने चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसमें सेल और बैटरी आपने यूज किया है, क्योंकि करंट बनाने के लिए हमको सेल और बैटरी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस चैप्टर में आप बिना सेल और बैटरी के ही करंट बनाएंगे और उस करंट को पूरे सर्किट में आप दौड़ाएंगे। समझ आया? दूसरा, पहले ही बता दिया गया है कि करंट को बनाना ही सब कुछ नहीं होता है, करंट को बना के उसको फ्लो भी कराना है। और किसी भी सर्किट में करंट तभी फ्लो होता है जब सर्किट क्या होती है, पूरी तरीके से क्लोज्ड होती है। ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट फ्लो होने के लिए आपकी सर्किट क्या होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। दूसरा, इसके पहला वाला जो चैप्टर था आपका मूविंग चार्जेस, उसके चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको चीज समझाए थे कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ क्या क्रिएट होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। आपने बाद में कहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, बोला भी थे, या करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स एज अ सोलेनॉइड, ये भी बोले थे कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट आप फ्लो करा देते हैं तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या होता है, क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाया जा सकता है, ये सवाल आया यहाँ पे कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर हम करंट को पास कर देते हैं, तो जब करंट किसी कंडक्टर के अंदर पास होता है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसका डायरेक्शन कैसे निकाले थे, राइट हैंड थंब रूल से। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बना है, एग्जैक्ट उसका अमाउंट क्या है, इसको पता बायो सेवर्ट ने किया था, μ0/4 पाई IDL sin θ/r², ये पता किए थे। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर करंट जा रहा है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, कैसे निकालोगे, बायो सेवर्ट ने बता दिया था, μ/4 पाई IDL sin θ/r²। उसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे, तो राइट हैंड थंब रूल से बताया गया था, आप पता कर सकते हो। तो अब लोगों ने सोचा क्या इसका रिवर्स पॉसिबल है, क्योंकि नेचर में एनालॉजी हमारे पास है। अगर करंट देके मैग्नेटिक फील्ड बनाया जा सकता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड देख के उस सर्किट के अंदर करंट बनाया जा सकता है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया और बाद में एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा और ये प्रूफ किया गया कि किसी भी करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड से भी आप करंट बना सकते हैं। ये एक चीज यहां पे क्लियर कट कर दी गई। अच्छा, उसी चैप्टर में आपको एक चीज और बताए थे, अगर आपके पास कोई चार्ज है तो अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो उस पर फोर्स लगेगा। रेस्ट चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो फोर्स लगेगा, F = QE। और अगर वो चार्ज मोशन में है तब भी उस पर फोर्स लगेगा, QE। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाने के लिए चार्ज को ये नहीं देखती है कि वो चार्ज रेस्ट में है कि वो चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं फर्क पड़ता है कि आपका दिया हुआ चार्ज रेस्ट पे है कि आपका दिया हुआ चार्ज मोशन पे है। लेकिन जब यही सेम पैटर्न हमने मैग्नेटिक फील्ड के साथ अप्लाई किया, तो जब मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया और जब चार्ज को रोका
तो रुके हुए चार्ज से कोई करंट नहीं बना, वहां पे कुछ हरकत नहीं हुई, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आना स्टार्ट हुआ तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड और एक करंट बनना स्टार्ट हो गया। मतलब इसीलिए तो चैप्टर का नाम रखा था क्या, मूविंग चार्ज। मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लिए चार्ज को मूविंग में होना जरूरी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा होना कंपलसरी नहीं होता है। ये पिछले चैप्टर में था आपका। अब यही लोग यहां पे सोचे कि अगर करंट देके हम मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड देके हम करंट भी बना सकते हैं। ये दिमाग लोगों को काम किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद सक्सेसफुल रिजल्ट मिला और यहां से प्रूफ कर दिया गया कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से आप करंट बना सकते हैं वापस। लेकिन कंडीशन रखी गई। कंडीशन क्या रखी गई, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड से करंट चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, समय के साथ वो चेंज होता रहे, वेरिएबल होता रहे। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड अगर आप टाइम टू टाइम चेंज कर रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, जैसे एक बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, अगर ये बार बार आप चेंज करते हैं तो सर्किट के अंदर या उस कंडक्टर के अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, करंट जनरेट हो जाएगा। मतलब करंट बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का होना और साथ में उस मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्टिन्यूअसली चेंज होना, मतलब वेरिएबल होना कंपल्सरी है। समझ आया? दूसरा, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद हो अगर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस से अगर परपेंडिकुलरली कितनी लाइन पास होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेम आपको यहां पढ़ना है अब मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी वही सेम है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस। ठीक है, जैसे आपके पास इमेजिन कर लो कि आपके पास ये अगर सरफेस है, जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये वाली दीवार आपकी साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल की तरफ जाती है। तो आपने क्या कर दिया, आपने अपने सरफेस को ऐसे रख दिया। तो जब ऐसे रखोगे तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी तो वो सरफेस को ऐसे ही पैरेलली क्रॉस करते चली जाएंगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, सरफेस को तो क्रॉस ही नहीं किया ना, वो तो उसके पैरेलल चला गया, तो वहां पे कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस इन दोनों का आपस में क्या होना जरूरी है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। यानी यहां से जब मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी तो वो इस सरफेस को परपेंडिकुलरली कट करके अंदर से निकलेगी। एक्सरे जब आप कराते हैं तो एक्सरे मशीन के सामने आप खड़े होते हैं ताकि वो मशीन आपको चीरते हुए निकलती है, तब तो एक्सरे रिपोर्ट में आपका पूरी बॉडी का इसको आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो सरफेस के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर काट के निकलेगा वही मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल निकल गया वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनाएगा। और जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बदलोगे या बनाओगे या उसको फिर चेंज करोगे तब तक करंट नहीं आएगा। मतलब अभी दो स्टेप, इसमें एक स्टेप डाल दिया। जैसे मैंने कहा कि आपको अगर करंट बनाना है, अगर आपको करंट बनाना है तो करंट बनाने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, पहले मैग्नेटिक फील्ड। आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइए। अच्छा, वो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टिन्यूअसली क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए कि चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसमें अंदर भी दो चीजें हैं। अब इसके अंदर आती है, आपको बनाना पड़ेगा पहले फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स उतरेगा। सरफेस के अगर परपेंडिकुलर है, सरफेस के अगर आपने परपेंडिकुलर लाइन पास किया है तो ही करंट बनेगा। और अगर आपने सरफेस के पैरेलल चले गए, ठीक है, पैरेलल, अगर पैरेलल चले गए तो वहां पे करंट आपका नहीं बनेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का सरफेस के परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है। समझ आया? दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा हो तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। ये होता था आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, अब यहां पे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, जस्ट एनालॉगी है मैग्नेटिक फ्लक्स का। ई की जगह कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह कौन आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद डी ए एज अ एरिया ही रहेगा वो, तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक, दूसरी बात, ये कॉस थीटा डी ए का नहीं है, ये कॉस थीटा किसका है,
मैग्नेटिक फील्ड का है, ये डी ऐसे है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला ऐसे सेट होता है, लेकिन उसको क्योंकि लिखना होता है तो कॉस थीटा पीछे। अब ये बी कॉस थीटा पहले मतलब समझो क्यों बी कॉस थीटा लिया गया है प्रैक्टिकल में। देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड आपकी सीधे सीधे है, जैसे अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, सीधे सीधे है, और आपने इसमें कॉपी को ऐसे रखा है, कॉपी को, तो इसमें क्लियर कट पता है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना है, पता है, क्लियर है। लेकिन अगर आपने कॉपी को ऐसे रख दिया तो कितना हो गया, 180 हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार एंगल आपका 90 और 180 सेट ही हो सकता हो मैग्नेटिक फील्ड किसी ना किसी एंगल पर सेट कर दियागा, एंगल पे सेट कर देगा। तो फिर क्या करोगे, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट है, और मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सेट ना होके मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा हॉरिजॉन्टल से वो एक्स एक्सिस पर चला गया, थीटा डिग्री ऊपर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, तब आप, अब ये ना परपेंडिकुलर में ही है, ना तो ये 90 में है, ना तो ये 180 में है, तो आपको इसके लिए इसके दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो इसके जब दो कंपोनेंट करोगे तो जिधर थीटा उधर, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट वाला हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। तो ये इसके दो कंपोनेंट हो गए। अब जब ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है बी कॉस थीटा, इसके परपेंडिकुलर जब सरफेस रखोगे तो वही वाला माना जाएगा, इसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा। बी कॉस थीटा के परपेंडिकुलरली जो सब्सटेंस रखोगे उसके सरफेस से जो पास करेगा वही इंक्लूड कर दिया जाता है। तो जो भी सरफेस आप लेंगे उस सरफेस का एरिया मल्टीप्लाई बाई उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मैग्नेटिक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो ये हो जाता है बी कॉस थीटा। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला में आप ये कॉस थीटा देख रहे होते हो, ये एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। किससे, सरफेस से, क्योंकि ये जनरल, ये आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर तो ये था, तो इसका नहीं लेना है, सरफेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन बनेगा। सरफेस जब ऐसे रखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या बना, परपेंडिकुलर बना कि नहीं, ये तो पैरेलल नहीं हो गया। बी साइन थीटा, कॉपी जरा ध्यान से देखो, बी साइन थीटा और कॉपी एंगल कितना है, बी साइन थीटा और कॉपी में एंगल कितना है, नहीं 0 डिग्री है। अरे बी साइन थीटा भी ऐसे ही है, कॉपी भी ऐसे ही रखे हो, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। लेकिन बी कॉस थीटा चेक करो और कॉपी चेक करो, तो कॉपी सरफेस और बी इसके बीच में एंगल कितना है। तो एक्चुअल आप ये मत देखिए कि ये पैरेलल का ये मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। आपको सरफेस के परपेंडिकुलर वाला लिखना है। तो जब सरफेस इंट्रोड्यूस करोगे तो सरफेस के इंट्रोड्यूस करते ही ये उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनेगा और ये उसका पैरेलल कंपोनेंट बनेगा। समझ आया? आपको मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में नहीं रखना, आपको किसके रिस्पेक्ट में रखना है, जो सरफेस के रिस्पेक्ट में कंपोनेंट हो। तो सरफेस के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, जैसे ये आपका मैग्नेटिक फील्ड था एक्स एक्सिस पर, अब मैंने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, तो एक ये वाला क्या हो गया इसका, बी साइन थीटा परपेंडिकुलर वाला, और ये वाला इसका क्या हो गया, बी कॉस थीटा। तो मैं ब्लैक वाला हटा दे रहा हूं क्योंकि मैंने कंपोनेंट कर दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा मार कर लिया है, मैग्नेटिक फील्ड का ब्लू वाला, और मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल पैरेलल कंपोनेंट कौन लिया है, रेड वाला। ये मैग्नेटिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड का, तो कौन है इसमें मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कौन है और पैरेलल कौन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। अब मैं कह रहा हूं मैं सरफेस इंट्रोड्यूस कर दूं, अगर मैंने सरफेस इंट्रोड्यूस कर दिया रास्ते में ऐसे, तो अब आप बताइए जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा तो कौन सा कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट काटेगा, कौन सा, ऊपर वाला इधर वाला, बी कॉस थीटा काटेगा, तो यही तो इसको काट रहा है परपेंडिकुलर। तो आपसे कहा गया है मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विथ सरफेस, नॉट विथ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ सरफेस मल्टीप्लाई बाय देयर एरिया। इस सरफेस की एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट सरफेस से जो परपेंडिकुलर होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा। अब जल्दबाजी में जब आप पेपर में रखेंगे तो आपको परपेंडिकुलर यही याद रहेगा, तो आप भन से बी साइन थीटा रखेंगे वहां पे,
ऑप्शन एमसीक्यू में ये दिक्कत होगी आपको, क्योंकि एमसीक्यू में बी ए कॉस थीटा सब दिया होगा, साइन थीटा वाला आंसर भी होगा उसमें, और पहला ही ऑप्शन होगा उसमें। जल्दबाजी में साइन थीटा साइन 30 दे देगा, साइन 31/2 और ऐसा सेट करेगा कटवट के बकायदा जो आंसर आएगा पहला ऑप्शन सेट रखेगा वो जान पूछ के, तो तुम भूल जाओगे। तो ये है मिसमैच, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। समझ आया? क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो वो लेना है। क्लियर हुआ दोनों में? समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है। मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन है? तो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नहीं लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। ये देख रहे हैं वो कंपोनेंट, और सरफेस के परपेंडिकुलर कौन आएगा? बी कॉस थीटा आएगा। समझ आया आप? तो ये ध्यान रखिए। ठीक, कैसे ऊपर करोगे? अरे अगर बी साइन थीटा की उसमें लग गई। अच्छा ऐसे कर रहे हो, ऐसे करोगे बी साइन थीटा होगा ना। तो जब ऐसे करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो सीधे सीधे ऐसे ही आ जाएगा, तब तो क्लियर ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है। ये बी कॉस थीटा साइन थीटा उनके लिए है जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पर सेट होगा। अरे या तो लेफ्ट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, या तो राइट जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी। तो दाएं बाएं ऊपर नीचे के लिए प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, प्रॉब्लम तिरछों वालों के लिए जाएगा जो एंगल पर सेट होंगे उनके लिए। ऊपर नीचे वालों के लिए तो क्लियर ही है कि ऊपर ही जा रहा है वो। ठीक, अब जैसे इस दीवार से इस दीवार निकालोगे तो सरफेस ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक, आप इमेजिन करिए मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर जा रही है, तो अगर सोचो नीचे वाली फ्लोर से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है और आपने सरफेस ऐसे रख दिया तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के क्या हो जाएगी? पैरेलल ही हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स वहां क्या हो गया? वहीं से जीरो हो गया। लेकिन इसी, अब ध्यान समझना, दोनों इसी नीचे से ऊपर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसी को मैं ऐसे घुमा दूं तो अब नीचे से जब ऊपर जाएगी तो काट के निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तो अब तो आ ही गया मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन जब इधर से निकालोगे तो अब इधर से जब निकालोगे तो जब इधर से जाएगा तो इसके पैरेलल हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए नहीं है ये आप रूल तब लगाएंगे, ये रूल आप तब लगाओगे जब आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी न किसी एंगल पर दे। अब भाई कॉस थीटा इंट्रोड्यूस कर रहे हो, थीटा तब इंट्रोड्यूस करते हो या बताते हो जब क्या करते हो, बेसिकली किसी न किसी एंगल पर सेट होता है। समझ आया? क्लियर हुआ? तो अब आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकलवाना है। चाहे जैसे जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं रहेगा तब तक करंट नहीं बना पाओगे। मतलब करंट बनाने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जरूरी है। विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स वी कैन नॉट क्रिएट अ करंट। और मैग्नेटिक फ्लक्स लाने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा। इसको बोल बोल के याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत घुमावदार है। इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, इसमें थ्योरी में न्यूमेरिकल घुमाएगा वो, इसमें घुमाना यही सब घुमाएगा वो। अगर आपको करंट चाहिए सर्किट में तो उससे पहले आपको फ्लक्स बनाना पड़ेगा, और फ्लक्स बनाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड लाना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि फील्ड और सरफेस दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तभी फ्लक्स बना पाओगे। अगर सरफेस और फील्ड दोनों पैरेलल हुए तो फ्लक्स वहाँ जीरो, और जीरो फ्लक्स कोई करंट नहीं बना पाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो सरफेस है उसके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री सेट रखना है आपको, तभी फ्लक्स बनेगा। और फ्लक्स बनते ही वहां पर क्या बनेगा? करंट बनेगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, बाकी बेसिक चीजें हैं कुछ आपकी, यूनिट्स एरिया हो गया और फाई भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, समझा दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसी एंगल पे सेट हो, सरफेस ऐसे और ऐसे जा रहा है तो भी तो वो बनेगा, फ्लक्स बनेगा, तो भी तो फ्लक्स बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अगर जैसे सरफेस ये है और मैग्नेटिक लाइन ऐसे जा रही है, हाँ तो बनेगा ही, तो मतलब किसी एंगल पे भी तो भी बनेगा। तो एंगल के लिए ही तो ये है, एंगल के लिए ही तो बनाया गया है ये। मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी भी एंगल पे होगी तो वो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो सरफेस ऐसे है, तो वही तो बोला हूं। तो इसी के दो कंपोनेंट करोगे ना, तो एक कंपोनेंट इसका कौन आएगा? कौन सा आएगा? बी साइन थीटा। और एक कौन सा आएगा? तो जो बी कॉस थीटा वाला होगा भाई। परपेंडिकुलर का मतलब परपेंडिकुलर,
दाएं बाएं नहीं, 90 से ना कम 90 से ना ज्यादा, सीधे सीधे क्लियर कट बोला। परपेंडिकुलर माने परपेंडिकुलर। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि सरफेस ऐसे रखा है और अगर हम ऐसे करके काट तो रहा है, पैरेलल नहीं है, नहीं, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर, सरफेस के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा तभी मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। अगर आपने परपेंडिकुलर से जरा भी टिल्ट किया, अगर 90 डिग्री से 1 डिग्री भी कम हुआ, फ्लक्स नहीं बनेगा वहां। फ्लक्स बनने के लिए सरफेस और फील्ड के बीच में एंगल हमेशा 90 आपको सेट करना है। 1 डिग्री भी कम हुआ, फ्लक्स नहीं बना देगा वहां। समझ आया? तो आपको हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेके चलना है, ये ध्यान रखिएगा। सर वो जो कॉस थीटा है उसमें थीटा तो एंगल ही है, अगर एंगल मान लीजिए 30 डिग्री की तो थोड़ा बहुत तो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। तो कॉस थीटा में थीटा पहले कॉस है और कॉस सरफेस के लिए परपेंडिकुलर है। ये कॉस थीटा जो देख रहे हो ये सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। जो तुम्हारे लिए अच्छा है वो जरूरी नहीं वो सबके लिए अच्छा हो, बाकियों के लिए इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, लेकिन सरफेस के लिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा। तो हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो 90 डिग्री हो, कुछ भी हो, हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना। परपेंडिकुलर हमारा बी कॉस थीटा ही है, तो हमको यही लेना है। अब थीटा यहाँ कुछ भी सेट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। और वैसे भी थीटा सेट होगा तो 90 से कम ही सेट होगा। 90 सेट हो गया तो फिर लेके क्या करोगे? तो पहले से 90 है तो क्या सेट होगा? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, यही सेट होगा ना। यहाँ पे 50 डिग्री जाएगा, 80, 85, 89 तक पहुंचेगा, तब भी आपको यही उठाना है, क्योंकि सरफेस आप अपने दिमाग में बैठाइए मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब आपका सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। आपके हिसाब से परपेंडिकुलर नहीं सेट करना है, वहां सरफेस के परपेंडिकुलर जो होगा वही आपको लेना है। क्लियर कट, समझ आया? मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये कंफ्यूजन होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स आपने बोला नंबर ऑफ लाइंस, तो किसी सरफेस से कितनी लाइन पास हो जाएंगी ये एक नंबर है। किस डायरेक्शन में पास होंगी, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है उसको। तो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले या चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स बोले, दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फ्लक्स चाहे इलेक्ट्रिक हो चाहे मैग्नेटिक हो ये आपका स्केलर ही होगा, और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या चाहे आपका मैग्नेटिक फील्ड हो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझ आया? बाकी जो यूनिट आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की है वो आपका टेस्ला मीटर स्क्वायर, क्योंकि मैग्नेटिक यूनिट क्या, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला, और एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। आप इसको चाहो हटा लो एसआई यूनिट में, सीधे सीधे इनको हटा के आप वेबर भी कर सकते हो। ठीक, बाकी डायमेंशनल फार्मूला आप एज इट इज याद रखिए। ठीक है, चांसेस है पूछने के, और वैसे भी 11th क्लास से पढ़ाया जाता है ये सब। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालना है बाकी सबका आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये इलेक्ट्रिक के फील्ड में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट अगर कोई किया है तो फराडे की है। सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट फराडे किए थे इलेक्ट्रिक से। तो जैसे जब सवाल ये उठा कि आप करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, तो लोगों ने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना के दिखाओ। तो फराडे एक्सपेरिमेंट करने उतरे, और फराडे जब एक्सपेरिमेंट करने उतरे तो उन्होंने बहुत माइन्यूट चीज़ें पहले नोटिस करी। उन्होंने क्या है, उन्होंने पहले मैग्नेटिक फील्ड सेट किया जहाँ भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में। ध्यान से देखना, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सेट किया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है कि आउटसाइड है? ठीक है। और उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर कॉइल या सर्कुलर कंडक्टर वायर उन्होंने उसमें रख दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने जनरेट किया, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने बनाया, और उसमें एक वायर को रख दिया, और वायर में उन्होंने एमीटर लगा दिया थोड़ा सा, आप पता करने के लिए उन्होंने वायर में ही उन्होंने एमीटर को भी लगा दिया, वायर से कनेक्ट कर दिया, ताकि अगर वायर में थोड़ा बहुत भी करंट, अगर वो फिगर में नहीं है उसमें, अब समझने के लिए, अगर वायर में जरा सा भी करंट फ्लो होगा तो एमीटर लगा दो। चाहे एमीटर की जगह पर और क्या लगा सकते हैं? एमीटर की जगह और आप क्या लगा सकते हैं? गैल्वेनोमीटर। तो चाहे आप एमीटर लगाइए चाहे आप गैल्वेनोमीटर लगाइए, गैल्वेनो लगाओ ज़्यादा सही है। क्यों? एमीटर से ज़्यादा सही क्यों है गैल्वेनोमीटर? मिनिमम इंटेंसिटी की करंट को भी ये क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। ठीक, अब क्या है कि जब उन्होंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसमें सर्कुलर वायर रखा और उन्होंने उसमें गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, तो उनके समझ ये नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया।
तो उनके दिमाग में आया कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से आना चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना स्टार्ट किया। मतलब ये जो फील्ड उन्होंने बनाई थी, जिसको उन्होंने कांस्टेंट रखा था, उसको बार बार चेंज कर रहे हैं। मतलब कम ज़्यादा, ऊपर नीचे कम करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन शो हो गया। इसका मतलब है कि वायर में क्या फ्लो हो गया, करंट। अब फिर उन्होंने कुछ देर ऐसा क्या मैग्नेटिक फील्ड को, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को फिर कांस्टेंट रख दिया। जैसे जब स्टार्ट किया उन्होंने, तो मान के चलो उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड सोचिए, उन्होंने 2 टेस्ला रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2 टेस्ला। अब ये 2 टेस्ला उन्होंने कांस्टेंट रखा। जब उन्होंने इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखा तो करंट आया ही नहीं, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन अगले, ये तो फर्स्ट इवेंट हो गया उनका, जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा। सेकंड वालों में उन्होंने ये सोचा कि लाओ हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, लाओ बदले बार बार। तो उन्होंने क्या किया कि एक बार मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, फिर घुमा के 3 टेस्ला, फिर 2 टेस्ला, फिर 3, मतलब वो बार बार 1 2 2 3 2 3, मतलब कॉन्टिन्यूअसली वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है लगातार, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है। उन्होंने यहां से अपना पहला रिजल्ट, निष्कर्ष, कंक्लूजन निकाला कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट इन द सर्किट। कोई सेल नहीं यूज किया, कोई बैटरी यूज नहीं किया, कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं यूज किया, बस और बस मैग्नेटिक फील्ड को बार बार चेंज किया। उसके चेंज करने से ही सर्किट के अंदर क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया। समझ आया, क्लियर हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल, प्रॉब्लम ये फंसी, तो ये करंट और वो करंट क्या सेम है दोनों? जो हम 3rd चैप्टर में, जो सेल से करंट निकलता है, जो बैटरी से करंट निकलता है, वो करंट, और जो इसमें करंट बना है, क्या वो सेम है? इनसे सवाल किया क्या वो सेम है, तो उन्होंने कहा नहीं, सेम नहीं है। वो जो करंट निकलता था, वो सर्किट में जो वायर होते थे उसमें चार्जेस पहले से प्रेजेंट होते थे। सेल और बैटरी का काम बस इतना ही होता था कि सारे चार्जेस का डायरेक्शन वो क्या कर देता था, अलाइन करके एक कर देता था, बस उतना ही काम होता था। जब तक सेल ऑन होगा, सारे चार्जेस का डायरेक्शन अलाइन रहेगा, कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। और जैसे ही सेल और बैटरी ऑफ करेंगे, सारे चार्जेस, जब तक प्रिंसिपल एमडी खड़े हैं, टीचर जब तक खड़ा है, तब तक आप लाइन में खड़े हैं, अरेंज है प्रॉपरली। जैसे वो लोग हटे, आप फिर चित्र-बित्र हो गए तुरंत। तो सेम वही काम है। तो दूसरा क्या हुआ, ये जो करंट यहां बना है, उस करंट को बनने के लिए वो सेल और वायर से निकलता था, वो सेल से निकल रहा है, जबरदस्ती निकलवाया जा रहा है आप कह सकते हो, या वायर के अंदर जो चार्जेस पहले से प्रेजेंट थे वही लाइन होके आ रहे हैं। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो आपने छुआ तक नहीं इसको, आपने ना तो वायर छुआ, ना तो आपने इसमें कोई सेक्शनल सेल लगाया, तो आपने तो बस बाहर से कर दिया और उसमें करंट ऑटोमेटिक बन गया। कुछ छुए उसको, आपने वायर को छुआ, आपने वायर को तो टच नहीं किया, आपने तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपने बिना छुए करंट बनाया है। मतलब आपने सिर्फ बोल के या आपने कोई काम करके उसमें करंट को बना दिया। तो यहां पे जो करंट बना बिना छुए, जो करंट यहां पे प्रोड्यूस हुई है, उस करंट का अलग नाम रखा गया, एंड दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। यहां जो करंट पैदा हुआ इसका नाम रखा गया। तो इंड्यूस्ड करंट और नॉर्मल करंट डिफरेंट है। वो करंट टच में निकला है, सेल और बैटरीज के अंदर से निकाला गया है। इस करंट को सेल और बैटरी से नहीं निकाला गया है, आपने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, वो बाहर अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड ने भी वायर को टच नहीं किया है। भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल रही है, हमने इसमें बीच में ऐसे वायर रख दिया, कौन सा टच, वो बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इस वायर में क्या फ्लो हो गया, करंट। तो विदाउट टचिंग करंट फ्लो हुआ है, इसलिए उस करंट का नाम क्या रखा गया, इंड्यूस्ड करंट। तो ये नॉर्मल करंट नहीं होता है। तो ये पहली लाइन याद रखिएगा, ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट। एक मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करते हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन प्रोड्यूस्ड इंड्यूस करंट। पहला एक्सपेरिमेंट सफल हो गया। तो इन्होंने सोचा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से चेंज हो रहा है, कुछ और चेंज कर ले। तो इन्होंने एक काम किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, पहले में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे थे बार बार। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो कंडक्टर लिया था, जैसे इमेजिन कर लो आपका ये है, ठीक है, नहीं ये टूट जाएगा, पेज लाओ, कोई पेज है, पेज लाओ।
इसकी जो कंडक्टर की जो एरिया, मान लो ये कंडक्टर है, इसकी एरिया फिक्स है। अगर यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है इस दीवार से और मैग्नेटिक फील्ड निकल के इस दीवार पे जा रही है, ध्यान समझना, इस दीवार से मैग्नेटिक फील्ड निकली और उस दीवार पे गई और इसको हम इस बीच में रख दिए ऐसे। अच्छा, इसको ऐसे रख दें तो समझ में आया ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो करंट बनेगा ही नहीं बनेगा। करंट, इंड्यूस्ड करंट बनाने के लिए किसका होना जरूरी है? मैग्नेटिक फ्लक्स का होना जरूरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स तभी आएगा जब सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। काम हो गया। अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार से निकल रही है, उस दीवार तक जा रही है। अब ये जो जा रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बार में क्या हुआ, इन्होंने सोचा ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रखो, ऐसा करो कंडक्टर की एरिया बदलो बार बार। तो अभी इसका एरिया इतना है, अगली वाले में एरिया कम कर दिए, कम हो गया, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा। तो ये एरिया कम ज़्यादा कम, यानी कि सेकंड केस में उन्होंने फील्ड को तो कांस्टेंट रखा, चेंज किसको किया? जब एरिया चेंज किया तब भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। तो सेकंड कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि ये चेंजिंग एरिया कैन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड एन इंड्यूस्ड करंट। मतलब अगर एरिया, कंडक्टर का एरिया भी बार बार अगर आप चेंज करते होंगे तो वहां पे क्या बनेगा? एक इंड्यूस्ड करंट वहां बन के रेडी हो जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, फील्ड निकल रही है, अभी मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना है? तो कोई भी करंट, इंड्यूस करंट बनेगा? नहीं बनेगा। अभी कितना है? बनेगा? अभी बनेगा नहीं बनेगा? क्योंकि कुछ एंगल पे है। अच्छा, पहले थीटा कितना था, अभी थीटा कितना है, अभी थीटा कितना है? कुछ होगा थीटा, मतलब 90 और 0 के तो बीच में ही होगा। मतलब कि थीटा जब 0 है तो करंट नहीं बना, और जब थीटा 90 हुआ तो बन गया। इसका मतलब है करंट और किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा है कि जब थीटा 0 कर रहे हो तो इंड्यूस करंट नहीं बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जब ये 90 डिग्री हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम है, तो इंड्यूस करंट बन रहा है। इसका मतलब है कि चेंजिंग एंगल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट। और यानी कि ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने यहां से तीनों को कंबाइन किया और उन्होंने कहा कि अगर आपको इंड्यूस्ड करंट आपको चाहिए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना पड़ेगा, या तो आपको एरिया चेंज करनी पड़ेगी, या तो आप उनके बीच का एंगल बदलिए। बार बार ये तीनों बदलिए, थीटा चेंज करिए, इंड्यूस करंट बन जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? अच्छा, करंट खुद आ सकता है कि करंट को भी कोई लाता है? नहीं, करंट नहीं आएगा, खुद तो नहीं आएगा। रावण को मारना हो तो कहाँ मारो, क्योंकि उसकी जान वही है। तो करंट को अगर लाना है, करंट के साथ छेड़खानी करनी है, तो किसकी गर्दन पकड़ोगे? किसकी गर्दन पकड़ोगे? वोल्टेज के। गुड, वोल्टेज का पकड़ोगे। ओम्स लॉ, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले थे। करंट के साथ छेड़खानी करनी है तो आप छेड़खानी किसके साथ करेंगे? बिना वोल्टेज। अगर लाइट नहीं जल रहा, अगर मोटर नहीं पानी उठा रहा है, तो करंट नहीं डाउन है, वोल्टेज डाउन है, इसीलिए करंट नहीं, क्योंकि वोल्टेज डाउन होने की वजह से मिनिमम करंट उतना नहीं है, सप्लाई कम हो रही, इसलिए वोल्टेज वो नहीं, इसलिए करंट पानी नहीं उठा रहा। इसका मतलब है करंट के लिए किसका होना जरूरी है? तो इंड्यूस्ड करंट के लिए होना किसका जरूरी है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का होना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि आप सेकंड चैप्टर पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ाया था ना, ईएमएफ। तो यानी अगर इंड्यूस्ड करंट चाहिए तो इंड्यूस्ड करंट लाने से पहले आपको पहले क्या वहां लाना पड़ेगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ लाना पड़ेगा। यानी वही ईएमएफ का मतलब आपका वोल्टेज ही है। तो पहले इंड्यूस्ड ईएमएफ लाइए, इंड्यूस्ड ईएमएफ से आपका क्या बन जाएगा? इंड्यूस्ड। अब वही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा? उसके लिए फिर आगे अभी है लेंज लॉ है और बाकी सब चीज़ें हैं, वो चेंज कराओगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जब बदलेगा तो उस सर्किट में इंड्यूस्ड करंट आएगा, फिर वहाँ से आपका सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो वो स्टार्टर है भी, इंड्यूस्ड ईएमएफ से भी यही तीनों आएंगे। फील्ड बदलोगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, एरिया बदलोगे ईएमएफ जनरेट होगा, थीटा बदलोगे तो भी ईएमएफ जनरेट होगा। यानी तीनों में से एक भी बदला तो क्या बनेगा? वहाँ
और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनवाएगा वहां, इंड्यूस्ड करंट बनवाएगा। अब समझ में आया? तो वो एक पीछे से लेते जा रहे हैं, इसीलिए पीछे से पहले फील्ड पढ़ाया जाता है, एरिया वेक्टर पढ़ाया, थीटा पढ़ाया कि मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, फिर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए चेंज होना पड़ेगा तो उसके लिए इनको लाना पड़ेगा, इनके लिए इनको लाना पड़ेगा, अब इनके लिए इन तीनों को चेंज करना पड़ेगा, तब आपका आएगा। तो ये क्लियर कट रखिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जब तक नहीं आएगा इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। समझ आया? ठीक। अच्छा, डेफिनेशन आपने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, द फेनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करने का फेनोमेना, और जैसे ही वो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तुरंत सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा किसी भी क्लोज सर्किट में। और वो कैसे आएगा? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अब समझो, मैग्नेटिक फ्लक्स लाना है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लाने के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में एंगल कितना रखना है? तो जैसे ही 90 रखोगे तुरंत क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स बदलो तो मैग्नेटिक फ्लक्स 3 तरीके से बदल सकते हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड बदला तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, एरिया बदला तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स बदला, और अगर थीटा बदला तो भी फ्लक्स बदला। और मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलते इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ के आते ही वहां इंड्यूस्ड करंट आएगा। पल्ले नहीं पड़ा? कुछ लोग मूवी देख रहे हैं अभी। अब स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि ये सब कंफ्यूजिंग वाला है, एक कब कौन सा, क्योंकि आगे पीछे बार बार गाड़ी एक बार आगे जाएगी फिर पीछे आएगी, एक बार फिर आगे जाएगी फिर पीछे आएगी। समझो, आपने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने क्या लिखा? बी डॉट डी ए कॉस थीटा, यही लिखे? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपने डिफाइन कर लिया कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अच्छा, वो सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों कैसी होनी चाहिए? दोनों कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, क्योंकि जब सरफेस और फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तभी वहां क्या बनेगा। तो सबसे पहला क्या, इसको लाने, फ्लक्स को लाने के लिए सरफेस एंड फील्ड इन दोनों के बीच में आपको एंगल कितना रखना पड़ेगा? जब तक इन दोनों के बीच में एंगल 90 नहीं सेट होगा तब तक वहां फ्लक्स नहीं आएगा। ठीक, फ्लक्स आ गया। अब अगर फ्लक्स आ गया तो फ्लक्स को लाना और फिर फ्लक्स उसको चेंज करना भी आपको पड़ेगा। तो फ्लक्स 3 तरीके से चेंज होगा। पहला, फ्लक्स के फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बदलो क्या चेंज हो जाएगा? एरिया बदलो क्या चेंज हो जाएगा? थीटा बदलो क्या चेंज हो जाएगा? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बदला तो क्या आया? फ्लक्स। एरिया बदला तो क्या आया? फ्लक्स। थीटा बदला तो क्या आया? तो इन तीनों के चेंज होने से, ध्यान से सुनना, इन तीनों के चेंज होने से कौन आएगा? फ्लक्स। और जब फ्लक्स खुद चेंज होगा, जब फ्लक्स में कॉन्टिन्यूअसली चेंज करोगे तो फ्लक्स के चेंज होने से उस सर्किट के अंदर क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ जहां उतरा, तो ईएमएफ अगर उतर गया है तो वो तुरंत, अगर सर्किट क्लोज हुई तो वो तुरंत वहां पे क्या बनवा देगा? अब इससे जाने के लिए भी कंडीशन है, ईएमएफ बंद तो जाएगा लेकिन करंट दौड़ाने के लिए उस समय सर्किट वहां का, तभी करंट बना पाओगे। तो ये पैटर्न आपका एक्चुअल है। तो पहले फ्लक्स बनाइए, और फ्लक्स बनाने के लिए आपको सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 रखना पड़ेगा। इसको रखते पहले फ्लक्स बनेगा, बन गया। अब बन गया तो उसको बदलो। पहले गाड़ी बनाओ फिर उसको बदलो, पहले खरीद लाओ फिर उसको अपने हिसाब से बदलो, मॉडिफाई करो। तो पहले बनाओ, तो बनाओगे तो इन दोनों को 90 रख के, तो पहले बनाओ फिर इनको चेंज करो, मॉडिफाई करो। तो फील्ड को मॉडिफाई करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, एरिया को भी करके भी फ्लक्स चेंज कर सकते हो, और थीटा को रख के भी चेंज कर सकते हो। इन तीनों पे जब फ्लक्स चेंज होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ आया? और इंड्यूस्ड ईएमएफ बन गया अगर एक बार सर्किट में, और अगर आपकी सर्किट क्लोज्ड है तो तुरंत उस सर्किट के अंदर क्या बन जाएगा? इंड्यूस करंट बन जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, उसके बाद फैराडेज के लॉ थे जो मैंने समझा दिया आपको कि फैराडे बेसिकली, पूरा नहीं क्या तुम्हारा? पूरा नहीं तुम्हारा, ये वाला पेज पूरा नहीं है।
उसके बाद फराडे एक्सपेरिमेंट था आपका कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करोगे तो इंड्यूस करंट आ जाएगा, एरिया चेंज करोगे तो इंड्यूस करंट। तो वो थोड़ा बैक टू बैक है कि मैग्नेटिक फील्ड, बंद करो, तो मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से, एरिया के बदलने से और थीटा के बदलने से मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट आपकी क्लोज्ड है तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट है। ये चीजें याद रखना क्योंकि पेपर में लैंग्वेज दे के घुमाएगा आपको, वो कहीं चेंज हटा देगा, कहीं इंड्यूस्ड हटा देगा, एमसीक्यू में आपसे यही सब घुमाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ? ठीक, तो ये बता दिया। उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी समझा दिया। ठीक है, अब आता है उसके बाद आपका फराडे फर्स्ट लॉ। चलो, उसके बाद ईएमआई में ये आपका स्टार्ट हो गया बेसिकली। अब उसके बाद फराडे आते हैं कि फराडे ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि फ्लक्स चेंज करो, मैग्नेटिक फ्लक्स लाओ, फ्लक्स चेंज करो तो फ्लक्स चेंज करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, सर्किट क्लोज हो गई तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। ठीक है, वो उन्होंने बता दिया। अब आधा काम कर दिए तो उन्होंने फिर तुरंत लॉ प्रपोज किया। अच्छा, केमिस्ट्री में भी फराडे लॉ था, याद है किसी को? केमिस्ट्री का जो फराडे लॉ था याद है किसी को? दोनों लॉ नहीं याद? ये है आपकी पढ़ाई, अभी रिसेंटली आप जानिए पढ़े हैं, आपको फराडे लॉ ही नहीं है। बनेगा मतलब पहला लॉ था कि वो बनेगा, मतलब क्या बनेगा, वो सेल से मतलब बनेगा वो नहीं। दूसरा लॉ याद है कि जेड, पहला लॉ आपका ये था कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर कितना मास, क्वांटिटी, कितना डिपॉजिट होगा, वो उसमें फ्लो होने वाले चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। चार्ज को ही फिर क्यू को तोड़ के आपने IT किया था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के वहाँ आपने Z किया था। तो M इज इक्वल टू ZIT, और Z को आपने इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोला था और जिसकी वैल्यू मोलर मास अपॉन N आपने निकाला था वहाँ। दूसरा उन्होंने कहा था कि इक्विवेलेंट और करंट का जो भी रेशियो होगा, मासेस का जो रेशियो होगा वो उनका बराबर होगा। ये दो लॉ वहाँ फराडे दे के आए थे। अब सेम फराडे हैं, इन्होंने मैग्नेटिक में एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने सेम समझाया। अच्छा, जो पहला वाला इन्होंने समझाया ना, पहला वाला जो करके समझाया बेसिकली कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, एरिया के चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो उस चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा और एलाबोरेट किया। उन्होंने पहले लॉ में उसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करके और समझाया, और उन्होंने एलाबोरेट करके ये समझाया, इन्होंने ये कहा कि अगर आपके पास, सोचो सुनो, उन्होंने एक सेटअप तैयार किया ये बेसिकली, ठीक है, और ये एरिया, और सामने उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट का एक पोल था नॉर्थ पोल और एक था साउथ। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किधर से निकलती है? नॉर्थ से। किधर को जाती है? साउथ। तो नॉर्थ से निकला, तो जब नॉर्थ से निकला तो वो सामने वाले से ही पास कर गया, वो सामने वाले। अब इसको थोड़ा सा ऐसे फील करो कि ये इमेजिन करो, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये उन्होंने मान लो यूज किया। अब ध्यान से देखना, ये उन्होंने मान लो यूज किया, और ये वो नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट था, तो मान लो जो कैमरा वाला हिस्सा है वो नॉर्थ पोल है, और इधर वाला जो हिस्सा है वो क्या है? इसको रोक के रखा, इसको नहीं हिलाया। मैग्नेट को अगर सोचो, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं और इसको ऐसे रख दूं, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा? इस सरफेस से जो भी फील्ड पास करेगी, क्या वो फील्ड कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? अगर मैं दोनों को रेस्ट पे रखूं, कांस्टेंट रहेगी ना। लेकिन अगर मैं इसको रेस्ट पे रखूं और मैग्नेट को बार बार आगे पीछे अगर करता रहूं, तो जब पास लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ही निकलेगी, और जब मैं इसको दूर करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम निकलेगी। तो एक बार पास लाओ, ज्यादा फील्ड, कम किए कम फील्ड, फिर ज्यादा, फिर कम, तो ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा, तो वहां क्या क्रिएट होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स के चेंज होते ही वहां क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या बन जाएगा? समझ आया? पहला। दूसरा, उन्होंने इसको रेस्ट पे रखा, इसको आगे पीछे किया,
तो चेंज होगा कि नहीं, कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तब भी होगा। पास आएगा तो ज़्यादा फ्लक्स चेंज होगा, दूर जाएगा तो कम फील्ड होगा। तो ये बार बार इसको आगे पीछे, सेकंड में इसको आगे पीछे किया तो भी फ्लक्स बना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना, करंट बना। तीसरे में कुछ किए ही नहीं, दोनों को रेस्ट रख दिए। तो अगर आप रेस्ट रख देंगे तो वहाँ पे कोई चार्ज, तो एक बार आप अपने मैग्नेट को उस डिवाइस के टूवर्ड्स ले जाइए, एक बार अवे ले जाइए। तो टूवर्ड्स अवे करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सर्किट क्लोज्ड हो गई तो करंट आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट आ जाए ये तब तक श्योर नहीं रहेगा जब तक सर्किट, अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस करंट बन गया, लेकिन अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो गाड़ी कहां पे रुकी रहेगी। भाई आप पुल पे चढ़े, अब पुल आगे कंप्लीट ही नहीं है तो आप वहीं रुके रहिए, बाइक जाने का ऑप्शन भी नहीं है तो आप वहीं रुके रहेंगे। अब जैसे पुल कंप्लीट हुआ तुरंत आप चलना स्टार्ट कर दीजिए, समझ आया। रेलवे क्रॉसिंग लगता है ना, तो जैसे लगा तो रुक गए, हटा तो चल दिए। सेम वैसे ही अगर सर्किट क्लोज होगी तो ही इंड्यूस करंट आएगा, बिना सर्किट के क्लोज हुए इंड्यूस करंट नहीं आएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ सकता है क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ को लाता कौन है, फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स, फ्लक्स नहीं चेंजिंग है। जितना फ्लक्स चेंज करोगे उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और फ्लक्स चेंज कैसे होगा, फ्लक्स चेंज कैसे होगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलो, एरिया बदलो, एंगल बदलो, तीनों में से कोई बदल दो। तुम्हारा मन कर रहा है तीनों बदलो बार बार, तो तब चेंज करोगे तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। सर्किट क्लोज हो गई तो इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। तो ये इन्होंने पहले लॉ में समझाया था कि जितना आप मोशन, रिलेटिव मोशन अपने मैग्नेट और ऑब्जेक्ट के बीच में देंगे उतना ही आपका आता जाएगा। ये उन्होंने अपने पहले लॉ में समझाया था। दूसरा, अब दूसरा इन्होंने ये कहा, पहले लॉ से इन्होंने एक चीज नोटिस भी कर लिया कि जितना ज्यादा फ्लक्स चेंज हो रहा है उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ लाने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। क्या इस बात से सहमत हो? ईएमएफ लाने के लिए फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। ज्यादा चेंज होना कि कम चेंज होना, ज्यादा चेंज हो कि कम चेंज हो। जितना ज़्यादा चेंज करोगे उतना ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, कम चेंज करोगे तो कम इंड्यूस होगा। इसका मतलब है ईएमएफ और फ्लक्स रिलेशन दोनों के बीच में डायरेक्टली का है। तो ये सेकंड लॉ ने प्रपोज कर दिया, क्योंकि पहले लॉ से एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऑब्जर्वेशन कर लिया कि इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, ईएमएफ आ किसकी वजह से रहा है, चेंजिंग फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ किसकी वजह से आ रहा है, चेंजिंग फ्लक्स की वजह से। इसका मतलब है ईएमएफ पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम फ्लक्स बदलेंगे तो ईएमएफ आ जाएगा। इसका मतलब रिलेशन हमें इन दोनों के बीच में कौन सा है, तो जितना ज्यादा, मतलब कि सीधे उन्होंने स्टेटमेंट कर दिया कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक। समय के साथ जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे समय के साथ, अच्छा बहुत ज्यादा नहीं चेंज होता है, छोटा ही चेंज होता है। तो छोटे के लिए हमेशा फिजिक्स में ऑपरेटर डी लगा जाता है। तो समय के साथ, ध्यान सोचो, सुनो, समय के साथ जितना फ्लक्स चेंज करोगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस चैप्टर में आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को स्मॉल ई ही लिखेंगे, वोल्टेज नहीं। वोल्टेज है, जो काम नॉर्मल में वोल्टेज करता है वही सेम काम यहाँ ईएमएफ करता है, बस दोनों का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। वहाँ वोल्टेज को किससे लिखे हो तो यहाँ अलग दिखाना पड़ेगा ना, तो यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ को किससे लिखा गया है, स्मॉल ई से। तो जितना ज़्यादा समय के साथ फ्लक्स चेंज होगा उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता जाएगा। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव होता है, ये भी याद रखो, ये नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव क्यों होता है, देखो नेगेटिव इसलिए होता है कि बेसिकली ये जो नेगेटिव साइन आप देख रहे होते हो, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उस चेंज को अपोज करता है, वो चेंज होना नहीं चाहता है, चेंज अपोज कर रहा है। किसका रूल काम आया यहाँ, चेंज अपोज कर रहा है वो, यूनिवर्सल रूल, यूनिवर्सल रूल, हाँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ। स्टेट चेंज करने के लिए अपोज करता है वो। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने देगा, अगर मोशन में है
तो अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ में किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करने के लिए परमिशन मिलती है आपको? नहीं। अगर चेंज करना है तो आपको बाहर से क्या लगाना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, लेकिन फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहता है, क्योंकि बार बार अगर फ्लक्स आप चेंज करेंगे, अरे वो उसके लिए कि बार बार चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आ रहा है, आपके लिए बड़ा फायदा है कि बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन बार बार फ्लक्स बदलोगे तो जिस डिवाइस में फ्लक्स को बार बार चेंज करोगे वो डिवाइस धीरे धीरे कुछ दिन में खराब हो जाएगी। वो तो फ्लक्स जो चेंज कर रहे हो, फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहता है, उस चेंज का वो क्या करता है? अपोज करता है। उसी अपोजिशन को यहाँ डिनोट किया गया है किससे? माइनस में। इसका न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है। नेगेटिव साइन बस यही इंडिकेट कर रही है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाह रहा है वो चेंज नहीं होना चाह रहा है, वो चेंज हो मतलब हो रहा है लेकिन वो होना नहीं चाह रहा। आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन मन नहीं है। मम्मी कहीं है बर्तन धोना है, धो रहे हो लेकिन मन नहीं है अंदर से कि धोना, लेकिन धो रहे हो। सेम वही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन उसको चेंज होना। आप बर्तन धो रहे हो लेकिन आपको धोना नहीं है, तो आपके आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा ना। सेम ऐसे ही फ्लक्स चेंज नहीं होना चाहता लेकिन फिर भी वो चेंज होता है। उसी अपोजिशन को ही किससे शो कर दिया गया है? माइनस से शो कर दिया गया है। समझ आया? ठीक। अच्छा, आप जो भी वायर, आप जो भी कंस्ट्रक्शन आप जो भी लिए होंगे, अगर उसमें n टर्न्स आपने वायर लिए होंगे, जैसे मैंने एक ही टर्न लिया, हो सकता हो आपने एक टर्न, फिर 2 टर्न, फिर 3 टर्न, अब ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर टर्न लिए होंगे तो बस कुछ नहीं करना है, उसी में n से मल्टीप्लाई कर देना। जितने वायर होंगे उतना उसमें ईएमएफ बनता जाएगा, क्योंकि हर वायर में ईएमएफ बनेगा, तो जितने वायर होंगे उतना ईएमएफ उसके पास बनता जाएगा। अब जो काम ईएमएफ का है वही सेम काम वोल्टेज का है। वोल्टेज ईएमएफ सेम हो गया। तो आप देखो ध्यान से, अगर एवरेज कोई पूछा जाएगा तो ई एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम। और अगर आपसे कोई इंस्टेंटेनियस पूछता है, जैसे यहाँ पे डी ना लगाना चाहो तो यहाँ मॉड लगा सकते हो। मॉड का मतलब आपको वैल्यू हमेशा वो क्या देगा? हमेशा मॉड लगने का मतलब फिजिक्स में अगर मॉड लगा, इसका मतलब वैल्यू जब भी निकलेगी तो हमेशा किस में निकलेगी? मतलब सॉल्व तुम भले कर रहे हो, आंसर -3 आए, लेकिन जब बाहर आएगा तो आंसर वो हमेशा किस मिलेगा? तो अच्छा ये दिमाग में रखो, ई जब भी पेपर में निकालना, ई जब भी कैलकुलेट करना, अगर बाई चांस नेगेटिव आ भी गया तो नीचे वहां लिख देना, अगर -3 वोल्ट आया तो नीचे पे लिख देना +3 वोल्ट फाइनल आंसर, क्योंकि माइनस तो अपोजिशन शो कर रहा था ना, वो आंसर नहीं, आप उसको प्लस में अलग से करके हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक। तो अगर आपसे एवरेज ईएमएफ पूछेगा तो नॉर्मल फ्लक्स चेंज अपॉन टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस के लिए d/dt। समझ में आया? अच्छा, आपने जो सर्किट बनाया है उस सर्किट में अगर आपने रेजिस्टेंस लगा दिया, तो अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगा दिया मतलब आपने उसमें किसको इंट्रोड्यूस करवा दिया? आर को इंट्रोड्यूस करा दिया। वोल्टेज इज इक्वल टू होता क्या है? पिछली बार उसमें पढ़े होगे, वोल्टेज इज इक्वल टू नॉर्मल ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है? तो अगर मैं कहूँ कि सर्किट में आपको करंट निकालना है, करंट कितना फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता था? V/R। तो यहाँ E/, कर सकते हो E एवरेज। अगर तुमको ये एवरेज करंट चाहिए, अगर तुमको इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस वाला EMF अपॉन डिवाइडेड बाई, तो I इज इक्वल टू V/R। V की जिम्मेदारी भाई वोल्टेज पोटेंशियल, I इंस्टेंटेनियस V/R। E एवरेज की वैल्यू कितनी है? 5/T, ये हो गया 5/T और मल्टीप्लाई बाई R, तो R को किनारे लिख दो 1/R। सेम काम I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो गई d/dt और मल्टीप्लाई बाई 1/R। ये करंट हो गया उस सर्किट में फ्लो होने वाला। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक, समझ आया?